हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। जो भी बच्चे फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके थ्रू जाकर देख सकते हैं। इसके थ्रू जाकर देख सकते हैं या फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा द विजय ट्यूटोरियल क्लासेस। उसके बाद प्लेलिस्ट में चली जाइएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री का एक लेक्चर अपलोड हो गया है और साथ ही पॉलिटिकल साइंस के 16 या 17 लेक्चर अपलोड हुआ है, तो भी आप जाकर देख सकते हो वहाँ से। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी ये सब कराया जाता है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे इजीली। ठीक है बच्चे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका लेक्चर अपलोड होता था 10 बजे मॉर्निंग में, ये लेक्चर शाम तक भी अपलोड हो सकता है। तो थोड़ा टाइम के दिक्कत है, तो लेक्चर का टाइमिंग कोई नहीं है, मतलब रोज़ एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तो आपको एक बार शाम को मतलब 7-8 बजे के पहले लेक्चर अपलोड हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आइए फिर से मतलब हम कंटिन्यू 10 बजे से अपलोड करने लगेंगे। थोड़ा हेल्थ इशू है, इसकी वजह से टाइम पे अपलोड नहीं हो पा रहा, इसके लिए सॉरी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक रिटेन बाई गांधी जी इज। गांधी जी कौन से बुक को रिटर्न किए थे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उनका एक इमेज लगा दिए हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी कौन से बुक लिखे थे? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहाँ लिखा है। हाँ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ओके। अब देखिए 3 ऑप्शन दिया है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि आप अगर आपसे पूछा जाएगा कभी कि कॉमनवेल्थ किसने लिखा है, तो आप उनका नाम बता दीजिएगा। उनका नाम है टेस्टोर। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखा है? तो आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारी एक्सपेरिमेंट ट्रूथ किसने लिखा है? तो गांधी जी। हो गया। अब देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दो चीज़ें यहाँ बताता हूँ मैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़। एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी डिफरेंस पता होना चाहिए। एक होता है बायोग्राफी। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी है? तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ खुद से लिखते हैं, यानी अपने हाथों से, सेल्फ, तो उसे बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। जैसे गांधी जी ये अपने बायोग्राफी, अपने खुद के बारे में ये बुक लिखे हैं, खुद से लिखे हैं, तो इनको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और जब यही बुक गांधी जी ना लिखकर कोई और लिखता, मान के चलिए मैं ही लिख देता, ठीक है, मैं ही लिख देता, मेरे हैंड से लिखा जाता, तो इनको क्या कहते हैं? बायोग्राफी। अच्छे से एक बार और समझते। जैसे मान लीजिए आप मेरे बारे में मैं खुद ही लिखूंगा, तो उनको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। अगर मेरे बारे में मैं ना लिखकर आप ही लोग में से कोई लिखेगा, कोई स्टूडेंट लिखता है, तो उनको क्या कहेंगे? बायोग्राफी। याद रखिए, ठीक है। और जो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, ये लिखा गया था किस लैंग्वेज में? गुजराती लैंग्वेज में, क्योंकि गांधी जी कहाँ से आते थे? गुजरात से आते थे। ठीक है, तो गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया। ओके, इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी ये सारे इंफॉर्मेशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कबीर वाज डिसिपल ऑफ, यहाँ लिखा देखिए, कबीर के शिष्य। कबीर के शिष्य कौन थे? रामानंद, रामानुजा, तुकरम, चैतन्य। तो उनका शिष्य कौन थे? रामानंद थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए कबीर जी क्या थे? एक ये पोएट थे और साथ ही साथ साधु थे। इनका जन्म कब हुआ था? अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 1398 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश में। देखिए इनके साथ ना बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया था, वैसे ही आपके कबीर जी प्रॉब्लम को फेस किए थे। ये क्या, जन्म लिए हिंदू में, पालन पोषण हुआ मुस्लिम में, मतलब अजीब। अगर इनके आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कबीर के बारे में क्वेश्चन। जो मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है, जिसको आने के ज़्यादा चांसेस होता है, उसी को मैंने एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर एज द अल्टीमेट गोल बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अब आपसे मान लीजिए पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। इसका
फाउंडर कौन था, वमेश चंद्र बनर्जी। आपको ये सारी चीज बता दिए हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो वहां से आप कर लीजिएगा। अब देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। और सबसे पहले आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मीटिंग कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 में, 46 में हुआ था, 1946 में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था, 1942 में। ये हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ण आधार की प्राप्ति को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने परम गोल घोषित किया था। तो देखिए एक चीज और बता दे रहे हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया गया। और ऐसे पूर्ण स्वराज कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए जैसे ये हमारे 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 तारीख को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गणतंत्र दिवस से रिलेटेड। अब किस दिन वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद किए थे, तो 1929 वाले दिन, क्योंकि उसने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को घोषित कर दिया था। ठीक है, अच्छा चलिए बच्चे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ मैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक, जैसे मान लीजिए अभी क्या हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किए, तो रिपब्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र। ठीक, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब स्पेशली होता है ना एंटी मोनार्की। मोनार्की का मतलब राजा, जहाँ राजा नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रिपब्लिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा इंडिया में राजा कोई नहीं है, कौन शासन करता है, जिन्हें हम चुनते हैं वो हम ही द्वारा, जिन्हें हम चुन के भेजते हैं वो लॉ और कानून बनाते हैं, नियम और कानून बनाते हैं, और वो नियम कानून हम पे इम्प्लीमेंट होता है। तो क्या है, यहाँ राजा नहीं है, यानी एंटी मोनार्किल है, तो इन्हें क्या कहेंगे, रिपब्लिक। समझ गए, रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि देखिए हमारे 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 को। तो सारा काम किन के थ्रू किया जाता है, संविधान के थ्रू किया जाता है, क्योंकि संविधान सुप्रीमेसी है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए रिपब्लिक डे का मतलब हुआ एंटी मोनार्की, कोई राजा नहीं है, आप जो भी हम काम करेंगे अपने संविधान के हिसाब से करें। तो ये रिपब्लिक का मतलब एंटी मोनार्की। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिपब्लिक के मतलब क्या हुआ, तो एंटी मोनार्की। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया। हाँ देखिए ये तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आपका कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। ठीक है, कितने मिनिस्टर आए थे, 3 मिनिस्टर आए थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर एंड सर स्टोफर्ड क्रिप्स। बताया था नहीं, कब आए थे, 1946 में। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये तो जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इन लीडर को तो आप जानते ही हैं, ये हमारे कौन है नेता, इनका क्या नाम है, इनका नाम है भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। बताइए क्या नाम है इनका, सॉरी बच्चे। देखिए ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, नारा मतलब स्लोगन होता है। ठीक है, ये देखिए इनकलाब जिंदाबाद किसी और के द्वारा लिखा गया था, जिनके द्वारा लिखा गया था उनका नाम क्या था, मौलाना हसरत मोहनी नाम था उनका। क्या था नाम, वो लिख दे रहा हूँ मैं, मौलाना हसरत, हसरत मोहनी। कब दिए थे उन्होंने, 1921 में दिए थे। ठीक है, पर इनको फेमस कौन किया था, तो हमारे भगत सिंह जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए मान लीजिए कोई भी नारा, जैसे मान लीजिए आपने ही कोई नारा लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, और आप तो उतने फेमस आदमी हो नहीं कि आप उनको फेमस कर सकते हो, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, एक मतलब जाने पहचाने वाले लोग बन जाओगे, तो उनको आप क्या करोगे, जब बोलने लगोगे तो क्या हो जाएगा, वही आपका नारा हो जाएगा। जैसे एक बात बता रहे, अब देखे होंगे नवरत्न तेल का एडवर्टीजमेंट कौन देते हैं, अमिताभ बच्चन देते हैं, तो काफी फेमस है ना, उनको सारे लोग जानते हैं। तो क्या वही मतलब फेमस फेमस लोगों से कोई चीज को अगर मतलब प्रचार करना होता है तो हम करवाते हैं। तो ये तो बस लिखे थे मौलाना हसरत मोहनी ने 1921 में, पर इनको फेमस कौन किया था, तो हमारे भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा है। ठीक है, अब बताइएगा करो या मरो का नारा किसने दिया था, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से एक और,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने नारा दिया था? रिसेंट ही इनका जन्मदिन था। ठीक है, ये भी आप लोग दोनों क्वेश्चन को कमेंट में बताइए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप कोशिश कीजिए उनको सर्च करके बताने के लिए, इससे आपका ही स्किल डेवलप करेगा। ठीक है, आपको सर्च करने की आदत बनेगी तो आप नए नए चीज़ें पढ़ेंगे। ओके बच्चे, चलिए आपका 21st क्वेश्चन है, द टर्म टैवरन स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी मधुशाला के लिए खड़ा है एक। ये आपके चंडीगढ़ एग्जाम में आया हुआ है। अब थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन और इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, प्लेस वेयर पीपल गेदर टू डांस एट अ डाइन। जगह है जहाँ लोगों को नृत्य और भोजन के लिए इकट्ठे हुए। मतलब कोई जगह होगा जहाँ लोग भोजन के लिए खड़े होते हैं या डांस करने के लिए, तो उनको क्या कहते हैं? टैवरन कहते हैं? नहीं। प्लेस वेयर पीपल कैरीड पॉलिटिकल डिस्कशन, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन करना होता है, मंच उंच होता है, उसी को कहते हैं टैवरन? नहीं। प्लेस वेयर पीपल गेदर टू ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, जहाँ मान लीजिए कि ये एक जगह हो गया, ठीक है, यहाँ सारे लोग आकर इकट्ठा होते हैं। किस लिए इकट्ठा होते हैं? दारू पीने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए। ठीक है, अल्कोहल मतलब दारू। तो वो पीने के लिए जब खड़े होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? टैवरन। एक स्टैंड, समझ गए? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लेस वेयर पीपल गेदर टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, नहीं। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, हु रिमार्क दिस वर्ड्स। इस वर्ड को किसने दिया था? इस वर्ड को आपने दिया था, कौन दिया था? ड्यूक मेटरनिच ने। क्वेश्चन ये से पूछा जाएगा कि जैसे मतलब दिया है आपका चंडीगढ़ में, वैसे भी पूछा जा सकता है या फिर इनका नाम देकर पूछा जा सकता है कि ड्यूक मेटरनिच ने कौन सा अपना स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो आप उनके बारे में ये लिख सकते हैं, द रेस्ट ऑफ कैच कोड। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्राई पार्टी पैक्ट 1940 वाज साइन। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राई पार्टी पैक्ट कब आया था? तो 1940 में आया था। ठीक है, और जब ट्राई पार्टी पैक्ट आया था तो इसमें कौन कौन से लोग साइन किए थे? जैसे मान लीजिए साइन होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 मेंबर मिल जाएंगे, 2 पार्टी कह देंगे इन्हें। 2 पार्टी मिलेंगे तो कोई भी पार्टी मिलता है, कोई भी अगर बनाना होता है ग्रुप, तो उन पे अपना साइन करते हैं, तभी तो ग्रुप बनता है। जैसे देखिए क्वाड है, क्वाड का हम बात करते हैं। क्वाड में कितने कंट्री है? 4 कंट्री है। तो ये 4 कंट्री मिलकर कोई भी हस्तक्षेप किए, कौन कौन है? आपका यूएसए, ठीक है, यहाँ देखिए यूएसए, आपका इंडिया, ठीक है, उसके बाद कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन है? जापान। तो ये 4 कंट्री मिलकर आपका क्वाड ग्रुप बनाया है। ठीक है, अभी और एक नया क्वाड भी फॉर्म हुआ था तो वो अलग था। ठीक है, तो ये क्वाड हो गया। क्वाड एक ऑकस, क्वाड ने रिसेंट ही एक लंच किया है ऑकस। ऑकस में कितने कंट्री आते हैं? आपके एयू, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का 2 ग्रुप का है ऑकस। ठीक है, ये भी रिसेंट ही बना है, ये मिलिट्री से रिलेटेड बना है। तो ये भी अगर मान लीजिए आपके इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वाड के बारे में पूछा जा सकता है या ऑकस। ऑकस में कौन कौन है? आपके ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। और क्वाड में 4 कंट्री आपको बता दिए। ठीक, तो वैसे ही बनता है ग्रुप। तो ये ट्राइब पैक्ट में कौन कौन कंट्री आते हैं? तो इनमें रसिया, ब्रिटेन एंड यूएसए आते थे। देखिए उस समय यार 1940 की हम बात करते तो हमारे इंडिया क्या था उस समय? उसका तो यार कुछ रोल ही नहीं था, क्योंकि हमारे इंडिया पे कौन राज करते थे? ब्रिटेन राज करते थे। तो उस समय हमारा उतना रोल ही नहीं था। ठीक है, तो उस समय कौन कौन से कंट्री फेमस थे भाई? यूएसए, ब्रिटेन, रसिया। तभी तो यार 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा पर अपना बम मार दिया था। उस समय फेमस था तभी ना। उस समय उनके पास बम आ गया था, एटम बम। हमारे पास कब आया? बहुत सालों बाद आया। चलिए, फिलैंथ्रोपी मेनली वर्क फॉर। अब देखिए फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है? फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकार। ठीक है, जब आप, चलिए फोटो पहले देख लेते हैं। देखिए ये जो पर्सन है क्या कर रहे हैं? ये जो गरीब बच्चे हैं जो रोड पे रहते हैं, ठीक है, इनको क्या करे? ये खाना खिला रहे हैं, इनका हेल्प करे। तो खाना खिलाकर क्या करेंगे? ये एक तरह से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सामाजिक उत्थान कर रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों को मान लीजिए खाना नहीं मिल पाता है, उनके पेरेंट्स एलिजिबल नहीं है कि वो पैसे लाकर उनको खाना पीना दे सके, तो एक सामाजिक कार्य हो गया। तो ये हो गया परोपकार, फिलैंथ्रोपी का मतलब हुआ। ठीक है, आप ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कभी कभी आप ये खाना ना खिलाकर क्या करते, इन लोगों को पैसा दे देते। पैसा ऐसे देना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, जब जरूरत पड़े पैसे को तो तभी आप पैसे किसी को दीजिए, चैरिटी के रूप में, दान के रूप में। नहीं तो आप उन्हें सामान खरीद के दीजिए। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बच्चों को पैसा देंगे तो फालतू की चीज़ें खाकर और अपना तबीयत खराब कर लेंगे। आप इन्हें वो चीज़ें लाइए, खाना दीजिए इनको। जैसे मान लीजिए किसी गरीब को देना है, चावल दीजिए, आटा दीजिए, कोई चीज़ दीजिए, पैसा मत दीजिए। पैसे देने से क्या होता है, कभी कभी ना, हम आपको ये बताए थे आर्टिकल 23 के तहत, आर्टिकल 23 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में बताए थे कि ये जितने सारे गरीब बच्चे होते हैं ना, ये खुद के लिए ना काम करके दूसरे के लिए काम करते हैं, और ये 10% 15% इनको मिलता है पैसा। जैसे मान लीजिए इन्हें 100 रुपये कमाएंगे ना, तो इनमें से इनको 15% मिलेगा, यानी 15 रुपये ही मिलेगा, बाकी 75 रुपये इनके मालिक को मिलता है। तो आप उन्हें पैसे ना देकर खाने वाली चीज़ें देंगे ना, तो इनके जो मालिक होते हैं उनको लेने में भी शर्म लगता है। ठीक है, तो जब भी आपको अगर चैरिटी देना है तो आप ऐसे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामाजिक उत्थान और दान, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड चैरिटी। ठीक है, ये देखिए इंडस्ट्री वर्कर नहीं होगा, क्योंकि आप फिलैंथ्रोपी का मतलब आप किसी काम, औद्योगिक काम औद्योगिक जैसे फैक्ट्री होता है वहाँ पे जाके लोगों को हेल्प करेंगे, तो वो तो काम नहीं होता, क्योंकि उनको तो जॉब मिला है, पैसा तो मिलेगा। पीजन किसान तो भाई अपना कमाई लेते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार, ये क्या है, जरूरत ही नहीं है। हम धार्मिक सुधार, सोशल रिफॉर्म करने के लिए क्या करोगे, ये सब परोपकार नहीं ना किया जाता है। आप किसी को, कोई गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्टमेंट करो, ऊपर उठाओ, उनको ऊपर उठाने, जैसे आपको बताया था, एक चीज़ और भी बताया था, इक्विटी के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो चीज़ आपको प्रदान करना है इन लोगों को, समझ गए, इनको इक्विटी की जरूरत है, ना कि इक्वलिटी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1878 में आया था। ठीक है, और किस लिए प्रिपेयर किया गया था, तो प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ राइट टू सेंस्योर रिपोर्ट एंड एडिटोरियल, यहाँ हिंदी में पढ़ लीजिए, सरकारों को निंदा रिपोर्ट और संपादकीय का अधिकार प्रदान करे। नहीं, देखिए जो भी गवर्नमेंट है उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ये सारी चीजें नहीं आती। ठीक है, प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ राइट टू प्रमोट वर्नाकुलर प्रेस, नहीं, मान लीजिए जो गवर्नमेंट है इनको इसलिए नहीं किए थे, सरकार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषा का प्रेस को सही, मान लीजिए उसे सरकार का पार्टिसिपेशन के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था राष्ट्रवाद के विकास के लिए पसंदीदा भारतीय स्थानीय भाषा के प्रेस के अधिकार के साथ। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ राइट टू फेवरेट इंडियन वर्नाकुलर प्रेस फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है आपको पता है ना, कि अगर मान लीजिए आप इंडिया के हैं, आपके अंदर अपने कंट्री के प्रति आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब डिजायर है, आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, जैसे कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, जो सैनिक वगैरह होते हैं वो काफ़ी अपने, देखिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पर हम लोग को देखभाल बॉर्डर पे कौन करते हैं, आर्मी करते हैं ना। तो वो कभी भी अपने अपने आप के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते, वो अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। ठीक है, तो वो हो गए लोग नेशनलिज्म लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिविल कोड, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिविल कोड कब आया था, तो सिविल कोड 1804 में आया था। आपसे पूछेगा कोई सिविल कोड कब आया था, तो 1804, यानी 21 मार्च में, डेट पूरा लिखते रहा हूँ, 21 मार्च 1804 में आपका सिविल कोड आया था। और इनको कौन लिखा था, कौन लाया था, तो नेपोलियनिक कोड, देखिए लिखा है नेपोलियनाइक कोड। ठीक है, तो हिंदी में लिखा है नेपोलियनाइक कोड। हैसबर्ग कोड, जर्मनिक कोड, डच कोड, नहीं, नेपोलियनाइक कोड लाया था आपका 1804 में आया था। ठीक, देखिए जब हम एक नया बैच लंच होगा, जब नए टाइम, अभी मतलब फरवरी में हो सकता है, जब लोग आप लोग को एग्जाम आएगा ना, तो उसको जल्दी लंच करेंगे लोग, तो उसमें हम जब भी पढ़ाएंगे ना, तो देखिए कैसे पढ़ाएंगे। आपके पहले जो 9th और 10th के बुक है,
उन सबको ख़त्म किया जाएगा, और जो इससे स्टैंडर्ड बुक है वो सारी चीज़ें को ख़त्म करेंगे। फिर ये बुक आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर हम MCQ कराएंगे, इससे जुड़ी कितने MCQ आते हैं वो कराएंगे। फिर उसके बाद से आपके PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपका ना एकदम गजब का तैयारी हो जाएगा। तो वो उस बेस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ताकि और सारे बच्चे भी जुड़ जाए, और ये आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा फिर तैयारी करवाएंगे। क्योंकि अभी ये वाले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, अभी तो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का बाकी है, उनको ख़त्म करवा देंगे। फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी और सारे भी क्वेश्चन करवाने, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी करवाने, ये सारी चीज़ें करवाएंगे। फिर नए वाले बैच जो आएगा ना, उनके लिए ये सारी चीज़ें लाया जाएगा बहुत ही जल्द, वो आप लोगों के लिए भी फ़ायदामंद रहेगा। कोशिश है कि जितना जल्दी ये ख़त्म हो जाए उसके बाद वो बैच लाया जाए। ठीक है बच्चे। विच लीडर इज नॉन एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, कौन लीडर को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ये आपके गफ्फार खान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। देखिए, इनका एक और नाम है, गफ्फार खान का नाम है बादशाह खान। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनका एक और नाम बताइए तो क्या है? बादशाह खान। बादशाह खान के भी नाम से जानते हैं, या फ्रंटियर गांधी या अब्बुल गफर खान। ठीक है, इस संविधान के निर्माण में ना इनका भी काफी ज्यादा सहयोग है। राइकस ट्राइब इज फाउंड। राइकस ट्राइब कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान। ट्राइब का मतलब हुआ ना आदिवासी, जैसे जनजाति नहीं होता है, चुडुल ट्राइब जिसको बोलते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है? आपके राजस्थान में। मध्य प्रदेश में ट्राइब कौन से पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में। नहीं, देखिए सब जगह ट्राइब आपके हर स्टेट में, मतलब पूरे स्टेट में नहीं, किसी किसी स्टेट में आपके शेड्यूल ट्राइब्स है। मतलब देखा जाए ना तो आपको एक चीज में बताया था, ATM इस स्टेट में ना सबसे ज्यादा आपके ट्राइबल लोग हैं। ठीक है, ये आपके 6 शेड्यूल में आते हैं, आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टीचिंग ऑफ जैनिज्म। ठीक है, कौन से चीज को इंक्लूड नहीं किया गया है टीचिंग ऑफ जैनिज्म में? देखिए, आपके टीचिंग ऑफ जैनिज्म में फास्ट एंड मोटिफिकेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ देख लीजिए, शरीर के लिए उपवास और मोर्चेबंदी ये लागू किया गया है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, वो हमेशा विश्वास करते थे कर्म करना है आपको। जैसे क्या होता है, आप अपने कर्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपको फल मिल जाएगा। अगर आप किसी अभी आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इतना तो आपको पता है। ठीक, अगर आप किसी दूसरे के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी किसी न किसी रूप में गलत होगा ही होगा एक दिन। ठीक है बच्चे, तो वो किस चीज़ पर विश्वास नहीं करते थे? यहाँ लिखा है, जैन धर्म की शिक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो बिलीफ इन कर्मा एंड रिबर्थ पर वो विश्वास करते थे। ठीक है, बिलीव इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करते थे। नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस में कभी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नॉन अटैचमेंट में भी विश्वास नहीं करते थे। नॉन अटैचमेंट, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें में विश्वास वो नहीं करते थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द उपनिषद आर, उपनिषद किससे हमारा मिलता है? उपनिषद देखिए क्या है, 4 ऑप्शन दिया है। अ सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, बुक ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉ, बुक ऑन सोशल बिहेवियर में, या प्रेयर टू गॉड। वो भगवान से प्रार्थना करने में उपनिषद हमारे विश्वास करता है। ठीक है, और देखिए इसके ही अंदर तो आपका आता है वेदा। ठीक है, वेद आता है इसी के अंदर, तो आपका वेद आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा वेद हमारे कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? 4 वेद है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। आप देखिए ये सारी चीजें है ना, वेद से ही आपका निकला हुआ है। कास्ट, जैसे आप कास्ट, कभी कभी कास्ट सिस्टम का हम बात करते हैं ना, तो इनसे ही निकला हुआ है हमारे कास्ट सिस्टम। वेद से ही कास्ट सिस्टम का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चे, तो हमारे वेद कितने? 4 है, और इनसे ही कास्ट सिस्टम का निर्माण हुआ है। तो ये सब सारी चीज पढ़ना होता है, एनसीएस्ट हिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो अगर जरूरत पड़ेगा इन सारी चीज़ों को तो सारे पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा वो सारे चीज़ करवाएंगे। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन का ना ऑप्शन आपका
इधर उधर है, इसमें से थोड़ा अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग वीडियो के देख के आंसर आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, गलत मिस्टेक से वो टाइपिंग हो गया है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और बार बार लेक्चर को देखिए, मल्टीपल टाइम आप देखेंगे तो आपको कोई चीज़ याद हो जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस को आप अपलोड कर ही दिए हैं, उनको आप देखिए बार बार। और आपका हो सकता है कि फंडामेंटल राइट जो हमारा बाकी है आपका 25 से 28 तक, उसको एक वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। 25 से 28 और 29-30 भी एक वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हैं। उसके बाद से एक आर्टिकल 32 ये अलग वीडियो में आ जाएगा, फिर से अमेंडमेंट। अभी 3 वीडियो आएगा पॉलिटिकल साइंस का, तो वो बारी बारी से एक एक दिन अपलोड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।